माई मदर एट 66 क्लास 12 की पहली पोयम, जिसकी पोएट है हमारी कमला दास। बेसिकली इस पोयम में कमला दास जी अपनी माँ को खो ना दें, कहीं वो अपनी माँ को खो ना दें, उस दर्द को व्यक्त करती हैं अपनी इस पोयम के दौरान। तो चलो पोयम को पढ़ते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। कमला दास जी और उनकी मदर दोनों ही कैब से उनके पेरेंट होम टाउन से कोचिंग के लिए रवाना हो रही थी लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को, यानी कि वो अपने होम टाउन से कोचिंग जा रही थी अपनी मम्मी के साथ कैब में। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, और उसी समय जब मैंने अपनी माँ का चेहरा देखा जो कि मेरे बगल में बैठी हुई थी। डोज का मतलब क्या होता है? झपकी लेना। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ओपन माउथ हेड, यानी कि उनका मुंह, वो सो रही होती हैं। कमला दास जी जब अपनी माँ को अपने बगल में कार में देखती हैं तो उन्होंने देखा कि वो हल्का सा मुंह खोलकर सो रही होती हैं। हर फेस एशन लाइक दैट, और अगर मैं उनका चेहरे की बात करूं तो उनका चेहरा बिल्कुल कलरलेस लग रहा है, डल लग रहा है। एशन का मतलब विदाउट कलर, डल। फॉर कॉर्प्स एंड रियलाइज विथ पेन, यहाँ तक कि कॉर्प्स का क्या मतलब हुआ है? कॉर्प्स का मतलब हुआ डेड बॉडी, यानी कि जो उनकी मम्मी का चेहरा है वो बिल्कुल एक डेड बॉडी की तरह दिख रहा है, एकदम कलरलेस लग रहा है, बिल्कुल डल दिख रहा है। और जब वो ये सोचती हैं, ये देखती हैं, ये अपने मन में वो सोच रही होती है ना, अपनी मम्मी से कुछ नहीं कही, व्हाटएवर द सिनेरियो इज गोइंग ऑन, वो सिर्फ अपने दिमाग में, मन में सोच रही है। और जब उनको ये रियलाइज होता है ना तो उनको काफी दुख होता है। दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो मेरी मम्मी है, कमला दास कह रही हैं, वो बिल्कुल 66 ईयर्स की लग रही हैं जब मैंने उन्हें देखा। बट soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. But after the airport security check, जैसे ही जब उनके दिमाग में ये सब चीज़ चल रही होती है, वो तुरंत अपने दिमाग को भटकाने के लिए विंडो के बाहर देखने लगती हैं। तो यहाँ कॉन्ट्रास्ट देखो, कार के अंदर का माहौल कैसा था तुमने देखा, अब कमला दास अपना माइंड चेंज करने के लिए विंडो के बाहर देख रही हैं। तो विंडो के बाहर बाहर उनको कैसा नज़ारा देखने को मिला है? उनको देखने को मिल रहा है जो यंग ट्रीज है ना, वो स्प्रिंट कर रहे हैं, मतलब वो भाग रहे हैं। इट पॉसिबल? क्या क्या पेड़ भागते ही नहीं? हम क्योंकि मोशन में हैं, गाड़ी चल रही है तो ऐसा लग रहा है ना पेड़ पीछे छूटते चले जाते, तो लगता है कि पेड़ भाग रहे हैं, बट एक्चुअली वो भाग नहीं रहे हैं। ठीक है ना? बाहर का माहौल देखो, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, जैसे लग रहा है भाग रहे हो। जो खुश, मेरी मतलब खुश मिजाज, जो खुश मिजाज बच्चे हैं, वो क्या इधर उधर से कहीं से भी निकल के भाग रहे हैं अपने घरों में से, स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, मतलब अपने घरों में से निकल के इधर उधर भाग रहे हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, जब वो एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं, सिक्योरिटी चेक होता है, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स वे आई लुक्ड अगेन एट हर, जब वो एयरपोर्ट पे पहुंची, सिक्योरिटी चेक हो रहा था, अपनी माँ से वो थोड़ी दूर पर खड़ी थी, और जब उन्होंने अपनी माँ को दोबारा देखा तो उन्होंने क्या पाया? वेन पेल एज अ लेट विंटर मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक ACH का मतलब ये क्या है? पेन। कहती हैं जब मैंने दोबारा अपनी माँ का चेहरा देखा तो मुझे अपनी माँ का चेहरा किसकी तरह दिख रहा था? बिल्कुल लेट विंटर मून की तरह। अब वो अपनी माँ का चेहरा लेट विंटर मून से कंपेयर करती हैं। सर्दियों के मौसम में जो चांद निकलता है वो उतना ब्राइट कलर का नहीं होता, क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा बादल रहता है, या फिर कोहरे, फॉग वगैरह की वजह से वो उतना ब्राइट, उतना अच्छा नहीं दिखता। तो उससे कंपेयर कर रही होती हैं अपनी माँ का चेहरा, किससे? लेट विंटर मून से। वहीं तुम गर्मियों में देखोगे क्योंकि मौसम बहुत साफ होता है, तो जितने भी स्टार्स, मून्स, सब कुछ तुम्हें अच्छे से देखने को मिलते हैं, चमकते रहते हैं। अपनी माँ का चेहरा ऐसे देखकर कमला दास जी को अपना वो पुराना बचपन का दर्द, कहीं वो अपनी माँ को खो ना दें, वो दोबारा लौट आता है। लेकिन फिर भी वो अपने इस दर्द को अपने अंदर छुपा कर रखती हैं। अपनी माँ के साथ कोई भी अपने इंसिडेंट को, जितना भी वो ये अभी ये सब सोच रही थी, वो शेयर नहीं करती हैं। एट लास्ट आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, मतलब उनके अंदर अभी भी एक होप थी दैट दोबारा फिर से वो अपनी माँ से मिलेंगी। एंड आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। पोएम यहाँ पे हमारी खत्म हो जाती है। माई मदर एट 66 की कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स। डोज, DOZE, इसका मतलब होता है स्लीपिंग लाइटली। एशन का मतलब होता है डल, एकदम कलरलेस हो जाना। कॉर्प्स का मतलब है डेड बॉडी। स्पिलिंग का मतलब होता है टू कम आउट ऑफ अ प्लेस सडनली एंड गोइंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस। वेन, WAN का मतलब होता है कलरलेस। पेल का मतलब होता है फीका, कलरलेस कह सकते हो। प्रिंटिंग का मतलब होता है रनिंग फास्ट, जो कि इसको कहा जा रहा था, ट्रीज को कहा जा रहा था। एक का मतलब होता है पेन। तो ये कुछ हमारी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स थी फ्रॉम पोएम माई मदर एट 66। हमारी नेक्स्ट पोएम है वो है कीपिंग क्वाइट, जिसके पोएट हैं पैब्लो नेरुदा। स्पेलिंग के साथ याद रखना, ठीक है? इस पोएम में जो हमारे पोएट हैं वो कहना चाहते हैं कुछ समय के लिए, थोड़ी देर के लिए एक पॉज ले लो, शांत हो जाओ, जो भी काम कर रहे हो उसे रोक दो। इसीलिए कहा गया ना कीपिंग क्वाइट। और समझो, देखो, अपने आप को परखो, क्या तुम जो कर रहे हो क्या वो चीज़ सही है या गलत है। इसलिए हमारे पोएट ने कहा है थोड़ी देर शांत हो जाओ, ब्रेक ले लो जो भी काम कर रहे हो, और आराम से सोचो क्या वेदर यू आर डूइंग इट, क्या वो कोई जो चीज़ कर रहे हो वो सही है भी कि नहीं, वो तुम्हारे काम आएगी भी कि नहीं फ्यूचर में, या फिर लगे हुए हो उस चीज़ के पीछे, भागे पड़े हो कंटिन्यूअसली। तो हमारी पोएम शुरू होती है, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। हम 12 तक गिनेंगे और बिल्कुल उसके बाद एकदम स्टिल हो जाएंगे, कोई भी मूवमेंट नहीं करेंगे। यहाँ काउंट टू 12 भी क्यों लिखा है? क्योंकि तुम ऐसे रिलेट कर सकते हो कि जो पूरा एक साल होता है उसमें 12 मंथ्स होते हैं, वहीं दूसरी ओर घड़ी में 12 घंटे होते हैं, फिर दोबारा नया दिन शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि फिर 12 ओवरऑल क्लॉक में तो 12 ही है, उसके बाद एक से फिर तो नया दिन शुरू हो जाता है ना, इसलिए। For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. इस अर्थ पे एक बारी के लिए बस रुक जाओ, किसी भी भाषा का प्रयोग मत करो, 1 सेकंड के लिए बस रुक जाओ, एंड अपने आर्म्स को भी मत मूव करो इतना।
देखो यहाँ भाषा को कहा गया है, कोई भी लैंग्वेज में मत बोलो। क्यों? क्योंकि हमें पता है जो लैंग्वेज है वो एक बैरियर की तरह एक्ट करती है। कैसे? कोई हिंदी बोल रहा है, कोई संस्कृत बोल रहा है, कोई तमिल बोल रहा है, कोई फारसी बोल रहा है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज। जब हम डिफरेंट लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज में बात करते हैं तो आपस में कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम होती है। पर जब हम शांत होंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे, तो सब उस समय एकदम इक्वल रहेंगे। ठीक है? वहीं अगर हम बात करें हमारे आर्म्स ज़्यादा मत घुमाओ। एक तो आर्म्स मत घुमाओ ज़्यादा, की जो एक्टिविटी कर रहे हो उसको स्टॉप कर दो। कुछ देर के लिए शांत हो जाओ। किसी भी प्रकार का वायलेंस, फिजिकल एक्टिविटी या फिर डिस्ट्रक्शन मत करो। फिर अगर हम बात करें थर्ड स्टैंजा की, इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। अब जो ये मोमेंट रहेगा जब सब शांत हैं, चुपचाप हैं, तो ये जो मोमेंट है ना, ये काफ़ी रेयर होगा, एक्सोटिक होगा। और जो भागम भाग रश लगी हुई है, लोग इधर से उधर भाग रहे हैं, इंजन चल रहा है, ये भी रुक जाएगा, सब कुछ रुक जाएगा, थम जाएगा। पर इस समय हर जितने भी लोग हैं ना, वो सब साथ रहेंगे। तो सब शांत होंगे, सब साथ होंगे, सब एक समान होंगे। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, थोड़ा सा स्ट्रेंज है एटमॉस्फेयर, लेकिन इसको तुम रिलेट करो जस्ट लाइक कोविड, तो वैसा तुम थोड़ा रिलेट कर सकते हो। अब इस समय जब सब कुछ शांत होगा तो लोग अपने आप को समझेंगे, देखेंगे, परखेंगे, जानेंगे क्या गलत है क्या सही है। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। जो फिशरमैन जो मछुआरा है, मछली पकड़ता है, वो वेल को परेशान नहीं करेगा इस समय जब सब लोग अभी रुक जाएंगे, थम जाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड। और वो इंसान जो सॉल्ट इकट्ठा करता है नदी के किनारे, वो अपने हाथों को देखेगा, कुछ समय रिलैक्स रहेगा, पॉज लेगा, अपने हाथों को भी देखेगा कि उसके हाथों में कितनी चोटें लगी हुई हैं नमक को इकट्ठा करने के दौरान। Now next stanza, those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers. इस स्टैंजा में हमें पोएट क्या बताना चाह रहे हैं? हमें पोएट ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो हम ग्रीन वॉर कर रहे हैं, ये जो हम नेचर को नुकसान, हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसे हम पहुंचाना बंद कर दें। एंड ही अर्जेस वॉरियर्स टू स्टॉप एंड वॉक विद देयर एनिमीज। अपने एनिमीज के साथ तुम क्या करो, उनको अपना भाई बंधु बना दो और अपना जो लड़ाई झगड़ा है ये रोक दो। इस स्टैंजा में हमें यही बताया गया है। क्यों? क्योंकि लड़ाई झगड़े से किसी का भी फायदा नहीं है। अगर दो कंट्रीज के बीच अगर तुम देखो वॉर भी हो रही है, तो कोई भी दोनों ही कंट्री उतनी ही दुख पीड़ा में गुजर रही होती है अगर दो कंट्री के बीच वॉर हो रहा है, क्योंकि दोनों ही कंट्रीज के लोग अपने लव वंस को, क्लोज वंस को खो देते हैं। तो इसमें किसी का भी सर्वाइवर का चांस नहीं है। तो स्टॉप ऑल दीज थिंग। What I want should not to be confused with total inactivity। अब पोएट कह रहे हैं, जब मैं कह रहा हूँ तुम्हें कीप क्वाइट, थोड़ा शांत हो जाओ, सोचो, एकदम कुछ मत करो, अभी अपने काम रोक दो, जो कर रहे हो वो मत करो। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम इनएक्टिविटी कर दो, यानी कि बिल्कुल काम रोक दिया, कुछ नहीं करना है, आराम से सो गए, या फिर इसको डेथ से रिलेट मत करो। आगे हम देखेंगे। तो ये पोएट हमें कह रहे हैं कि डोंट गेट कंफ्यूज विद इनएक्टिविटी। इसको मैं इनएक्टिविटी कहना नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम बिल्कुल कुछ भी मत करो, बस तुम थोड़े समय के लिए पॉज लो, सोचो, समझो, व्हाटएवर यू आर थिंग विच यू आर डूइंग इट, वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। What I want should not to be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. अब जो ये लाइन देखिए, I want no truck with death, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब पेब्लो नेरूदा कहना चाह रहे हैं इस एक्टिविटी, इन एक्टिविटी को तुम किसी भी प्रकार की डेथ से मत रिलेट करो। इसको तुम डेथ से मत जोड़ो कि कोई भी एक्टिविटी नहीं करना। मैं डेथ है, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम मर जाओ, तुम कुछ भी मत करो, बट तुम बस एक पॉज लो, एक ब्रेक लो, अपने आप को समझो, एंड देन अगेन तुम उसको कंटिन्यू करो। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ समझ में आ गया होगा। दैट कोई भी एसोसिएशन डेथ से नहीं है, उनकी बातों का कोई भी डेथ से तात्पर्य नहीं है। जो भी वो कहना चाह रहे हैं, उनकी बातों का जो भी वो पोएट हमें इस पोएम के द्वारा बताना चाह रहे हैं, वो ये बताना चाह रहे हैं कि डेथ से मत जोड़ो। इफ वी आर नॉट सो सिंगल माइंडेड एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंट माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ एंड ऑफ थ्रेटिंग आवरसेल्व्स विद डेथ। इस स्टैंजा में हमें पोएट क्लैरिफाई करते हैं कि वो इन एक्टिविटी को डेथ से मत जोड़ो, कि मैं ये नहीं है कि तुम बिल्कुल इन एक्टिविटी कर दो या डेथ से मत जोड़ो जो मैं कह रहा हूँ, बल्कि मैं बस ये कह रहा हूँ कि तुम एक पॉज लो, एक ब्रेक लो, ताकि तुम इवेल्युएट कर सको कि जो भी तुम कर रहे हो क्या वो सही है या गलत है। व्हाटएवर थिंग विच यू आर डूइंग इट इन प्रेजेंट, इज इट राइट और रॉन्ग फॉर यू। He believes that too much focus on keeping busy life, वो कहते हैं किसी चीज़ पे तुमने बहुत फोकस कर रखा है या बहुत बिजी लाइफ हो, उस चीज़ के पीछे भागे पड़े हो, लीड्स टू सैडनेस, मतलब वो फिर तुम्हें दुख या दर्द ही देगा। अगर कोई चीज़ है, तुम्हें नहीं पता वो चीज़ तुम कर रहे हो वो सही है, तुम्हारे फायदेमंद है कि नुकसानदायक है, उससे कोई फायदा मिल भी रहा है कि नहीं, तो वो तुम अभी कर रहे हो, पर बाद में जब तुम्हें रियलाइज होगा तब बहुत देर हो जाएगी, है ना? तो तुम क्या, तब तुम सैड फील करोगे, इवैल्यूएट कर सको। एंड ही बिलीव्स दैट टू मच फोकस ऑन कीपिंग बिजी लाइफ लीड टू सैडनेस। तब आखिरी हमारे स्टैंजा की, परहैप्स the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I'll count up to 12 and you keep quiet and I will go. तो जो आखिरी स्टैंजा में है ना, कह रहे हैं जो अर्थ है, हम अपनी अर्थ को देखकर समझ सकते हैं, जान सकते हैं। जैसे ठीक अर्थ तुम देखो, धरती देखो,
विंटर्स, ड्यूरिंग विंटर्स, विंटर्स के मौसम में क्या होता है, तुम पेड़ पौधे, तुम अपना अगल बगल का एनवायरनमेंट, अपना इकोसिस्टम देखा करो, वो कैसा दिखेगा, बिल्कुल फीका लगता है, जैसे लगता है सब कुछ रुक गया है, सब कुछ थहम गया है। एक पॉज लेती है अर्थ उस समय, वो एकदम तो नहीं रुक जाती, ऑब्वियसली एकदम रुक जाएगी तो तुम भी हम सब रुक जाएंगे, तो एक छोटा सा पॉज लेती है, उसके बाद वो फिर से रीजनरेट करती है। देखो स्प्रिंग का मौसम आता है, सब कुछ खिलखिला लेता है, उसी हिसाब से तुम अर्थ से समझो कि पॉज लेने को कहा जा रहा है, वैसे ही तुम भी एक पॉज लो और तुम दोबारा फिर से अपने आप को एक्सप्लोर करो और जानो समझो ये तुम जो कर रहे हो वो सही है या गलत है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। कहते अब मैं 12 तक गिनूंगा एंड तुम चुप रहो एंड नाउ आई विल गो। पोयम की इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। इंट्रोस्पेक्शन का क्या मतलब होता है, मतलब टू टाइम टू स्टॉप रशिंग एंड हर्टिंग टू अदर्स इवन आवरसेल्फ। सस्पेंशन का क्या मतलब है, सस्पेंशन का मतलब है अ टेम्पररी स्टॉप। अगर हम बात करें आर्म्स की, तो आर्म्स का मतलब आप सबको नॉर्मली पता ही है आर्म्स, पर यहाँ पे आर्म्स का एक और मतलब है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि है वेपन्स। थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी है नेचर। क्यों? क्योंकि नेचर में वो ताकत है जो कि किसी को भी हील कर सकता है, क्योर कर सकता है। किसी का मन उदास है, कोई सैड है, कोई दुखी है, तो भी अगर वो नेचर के पास रहता है तो वो खुश हो जाता है। और नेचर की बात करें तो जो नेचर है वो कभी भी, नेचर की सुंदरता तुम्हें घटेगी नहीं, हमेशा तुम्हें बढ़ती हुई ही देखने को मिलेगी। तो जॉन कीट्स के हिसाब से अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जो सुंदरता का प्रतीक है, वो क्या है, नेचर है। पर आपके हिसाब से क्या है? मेरे हिसाब से तो नेचर ही है। आपके हिसाब से क्या है, आप बताओ। तो चलो पोयम को शुरू करते हैं। पोयम में होता क्या है, तो देखो, पोएट कहते हैं, तो पोएट हमें ये बताते हैं कि किसी भी प्रकार की कोई भी जो ब्यूटीफुल थिंग हो, फिर चाहे वो नेचर हो, पोएट के हिसाब से तो नेचर ही है, वो कभी भी हमेशा हमेशा हमें लाइफ टाइम हमें वो खुशी ही देखने को मिलेगी, खुशी ही प्रोवाइड करेगी जब भी हम उसे देखेंगे। इट्स ब्यूटी नेवर फेड, याद रखना, उसकी ब्यूटी कभी भी कम नहीं होगी, ठीक है ना, यहाँ तक कि हमेशा वो बढ़ेगी, घटेगी नहीं, ओवर अ टाइम। विच विल एक्ट लाइक अ पीसफुल बावर। बावर का मतलब होता है एक शेडी क्वाइट प्लेस, जैसे कि हम पेड़ के छांव के नीचे बैठ जाते हैं, आराम करते हैं, हमें सुकून मिलता है, वैसा ही सुकून हमें देखने को मिलेगा। कब हमें फील होगा, जब हम नेचर के पास रहते हैं, जब हम नेचर की खूबसूरती को देखते हैं, महसूस करते हैं। उसकी खूबसूरती कभी कम नहीं होगी, हमेशा बढ़ती रहेगी, और उसको देख के हमेशा अच्छा फील होगा, जैसे हमें अच्छा फील होता है कब, जब हम पेड़ की छांव में बैठे रहते हैं, हम बहुत अच्छा फील होता है ना, ठीक वैसा ही नेचर के पास रहने से तुम्हें क्या, सिर्फ खूबसूरती ही नहीं मिलती, तुम्हें अच्छे सपने भी आते हैं, अच्छी हेल्थ भी मिलती है, और एक पीसफुल एनवायरनमेंट लाइफ भी मिलती है। जो ये ब्यूटी है ना नेचर की, ये हमें क्या देती है, खुशी देती है। इस वजह से हम क्या करते हैं, हम हमेशा सुबह उठते हैं और क्या, फ्लावर का बैंड, एक माला बनाते हैं, फ्लावर की माला बनाते हैं हर दिन अपने आप को, ताकि हम कनेक्ट कर सकते हैं अर्थ से। अ थिंग ऑफ ब्यूटी रिमूव द डार्क कर्टन। याद रखना, जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो डार्क कर्टन या सैडनेस जैसी चीज को रिमूव करती है हमारी आत्मा से, फ्रॉम आवर स्पिरिट। आगे पोएट हमें बहुत सी चीजों के बारे में बताते हैं जिससे हम थिंग ऑफ ब्यूटी कह सकते हैं, जैसे हमारा सन है, मून है, यंग ट्रीज हैं जो कि हमें शेड देते हैं, डेफोडिल है, डेफोडिल क्या होता है, फ्लावर होता है, कि जो ठंडी ठंडी हमारी रिल्स होती हैं, RILLS स्पेलिंग के साथ याद रखना। रिल्स मतलब क्या, छोटे छोटे झरने। तुम देख सकते हो, कभी कभी देखते हो पत्थरों के जगह, या जब भी तुम कोई वाटरफॉल वाली जगह पे जाते हो जहाँ वाटरफॉल होता है, वहां पे तुम्हें ये जगह छोटे छोटे झरने देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, उसको रिल्स कहा गया है। उसको भी थिंग ऑफ ब्यूटी में शामिल किया गया है, ठीक है। जो भी तुम्हें आंखों को, तुम्हें देख के तुम्हारे मन को नेचर के द्वारा, नेचर में तुम्हारे जो तुम्हें है, तुम्हें देख के खुशी मिलती है, पोएट के हिसाब से वही थिंग ऑफ ब्यूटी है। जैसे हमारा सन हो गया, मून हो गया, कोई भी फूल हो गया, यहाँ तो स्पेसिफिकली डेफोडिल्स लिखा है, ठीक है, या फिर हमारा रिल्स हो गई, ठीक है ना, इन सबको देखकर हमें क्या मिलता है, खुशी मिलती है। ये सब क्या है, ये सब थिंग ऑफ ब्यूटी है, नेचर द्वारा बनाए गए हैं। और ये जो रिल्स है ये कैसी होती है, जो छोटे छोटे झरने हैं, ये बहुत ही हमें सुकून, ठंडे ठंडे लगते हैं, कब, हॉट वेदर में। एंड फॉरेस्ट बशेस फिल्ड विथ मस्करोस। ये सारी चीजें क्या है, थिंग ऑफ ब्यूटी हैं। किसके द्वारा, किसके हिसाब से, पोएट के हिसाब से। यानी कि तुम नेचर में बहुत सी चीजें जो भी देखते हो वो थिंग ऑफ ब्यूटी है। जरूरी नहीं है तुम अगर लिखो यही सब लिखोगे, नहीं, थिंग ऑफ ब्यूटी नेचर में जो भी नेचर में है, बर्ड्स भी हो सकती हैं, वो तुम अपने हिसाब से लिख सकते हो आंसर में, जरूरी नहीं है अगर आज पोएट के हिसाब से थिंग ऑफ ब्यूटी क्या क्या है ये लिख सकते हो, पर अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा तो तुम अपने से भी बना के लिख सकते हो, नेचर का कोई भी एलिमेंट तुम यूज कर सकते हो, लिख सकते हो अपने आंसर में। जो हमारा नेचर है वो हमें क्या, हमेशा हमें क्या प्रोवाइड करता है, एक खुशी प्रोवाइड करता है, एक जॉय जो कि कांस्टेंट है, हमेशा मिलता रहता है नेचर के द्वारा हमें, जो कि हमें खुश रखता है और हमें अंदर, अपने अंदर जीने की जो भावना है उसको जागरूक रखता है। यानी आप लिख सकते हो,
a constant divine source of joy by nature that keeps us alive and happy। यार यहाँ पे ये हमारी पोयम भी खत्म होती है। अब थिंग ऑफ ब्यूटी के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स। डिस्पोंडेंस का मतलब होता है अ स्टेट ऑफ सैडनेस और लॉस ऑफ होप। डर्थ का मतलब होता है लैक या फिर किसी चीज की कमी, स्कैर्सिटी ऑफ समथिंग। बावर का मतलब होता है एक प्लीजेंट शेडी प्लेस अंडर ट्री। मोरो का मतलब होता है फॉलोइंग डे। ग्लूमी का मतलब होता है सैड। शेडी बून का मतलब होता है द ब्लेसिंग ऑफ शेड प्रोवाइडेड बाय ट्रीज। वहीं बून का मतलब होता है गिफ्ट। पढ़ेंगे अ रोड साइड स्टैंड पोयम जो कि क्लास 12 की है, जिसके पोयम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस पोयम में हमारे पोएट किसके बारे में चर्चा करते हैं? वो लोग जो एक हाईवे के किनारे, रोड जो बिजी रोड होती है उसके किनारे क्या लगा के रखते हैं? ठेला लगा के रखते हैं, एक रोड साइड स्टैंड लगा के रखते हैं। और वो लोग एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि हमसे जो सामान, जो आइटम्स हमने रखा है, जो हम बेच रहे हैं, वो शहरी लोग जो यहाँ से ट्रैफिक गुजरता है वो हमसे खरीदेगा और हमें कुछ पैसा देगा, जिसकी मदद से हम भी ग्रो करेंगे, हम भी अपने आप को डेवलप करेंगे। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, इसके उल्टा होता है हर एक चीज़। तो चलो पोएम को पढ़ते हैं, क्या हो रहा है इस पोएम में, पूरा हर एक स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। तो पहले स्टैंजा में हमें ये बताया गया है कि एक पुअर फैमिली है जिन्होंने एक छोटा सा नया एक पेंटेड शेड लगा रखा है इन फ्रंट ऑफ देयर ओल्ड हाउस, जो कि कहाँ पे है? बिल्कुल हाईवे के एकदम एज पर है, विच इज राइट बिसाइड अ फास्ट मूविंग हाईवे। ठीक है, अब देखो ये जो रोड साइड स्टैंड है, जब कोई इसे देखेगा तो लगेगा कि यार ये तो बिल्कुल जैसे चैरिटी मांग रहा हो या भीख मांग रहा हो, बेग कर रहा हो। पर ऐसा असलियत में बिल्कुल भी नहीं है। उन लोगों ने उसमें सामान रखा हुआ है। वो क्या सामान है वो भी इसमें दिया है, जैसे कि वाइल्ड बेरीज, गोल्डन गॉड्स जो कि एक प्रकार की सब्जी है, अदर फार्म गुड्स। लेकिन वो ये चाहते हैं कि वो बेगिंग नहीं कर रहे हैं, यानी कि वो चैरिटी नहीं मांग रहे हमसे, बस वो चाहते हैं कि उनसे ये सामान जो वो बेच रहे हैं कोई खरीद ले और उसके बदले में उन्हें पैसा दे, ताकि उन्हें भी ग्रो हो, वो भी ग्रो करें एकदम शहरी लोग की तरह। दे होप दैट द सिटी पीपल हु आर पासिंग थ्रू द रोड विल स्टॉप एंड बाय समथिंग, प्रोवाइडिंग देम विद कैश। बेसिकली वो यही चाहते हैं कि जो शहरी लोग, जो ट्रैफिक इस रोड से, इस हाईवे से गुजर रहा है, वो उनके गुड्स को खरीदे, उनके सामान को खरीदे और बदले में उन्हें पैसा दे, ताकि वो भी ग्रो कर सकें हमारी तरह। स्टैंजा जब तुम 2 पढ़ोगे तो उसमें ये बता रहा है कि जो भी ट्रैफिक वहाँ से गुजर रहा है, जितनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ वहाँ से गुजर रही है, वो बिल्कुल भी रुक नहीं रही है। इफ अगर कोई कार रुकती भी है ना, तो वो क्या करती है? वो ये पूछने के लिए या अपना कुछ काम पूछने के लिए रुक जाएगी। तो वो रास्ता पूछने के लिए उनसे रुक जाएगा, कोई भी सामान खरीदने के लिए नहीं रुकेगा। अगर वहाँ से जो गाड़ियाँ, जो ट्रैफिक गुजर रहा है, वो सिर्फ इसलिए रुकेगा, या तो उसको कोई डायरेक्शन पूछना हो इसलिए वो रुकेगा, या तो वो रुकेगा इसलिए कि वो जो देखेगा कहेगा कि बुराई करेगा कि यार ये इतनी सुंदर सा लैंडस्केप सीनरी है, ये रोड साइड स्टैंड क्या बीच में कर रहा है, पूरी ब्यूटी को खराब करके रखा है। या तो वो बुराई करेगा, या तो वो लोग कंप्लेन करेंगे कि जो नॉर्थ साउथ का डायरेक्शन इन्होंने मार्क करा है वो भी गलत मार्क है। अब जो सिटी पीपल है उस इस स्टैंजा में क्या दिखाया जा रहा है कि कितने सेल्फिश हैं, ओनली केयर अबाउट देयर एस्थेटिक्स। अगर तुम स्टैंजा 3 पढ़ोगे तो स्टैंजा 3 में क्या होगा, तुम्हें दिखाया जाएगा कि इनसे जो रोड साइड स्टैंड, सिर्फ रोड साइड स्टैंड नहीं, जो ऐसे जो कुछ गरीब लोग होते हैं जो अपना काम करते हैं, उनसे बहुत बार जो बड़े बड़े लोग, पॉलिटिशियंस होते हैं, सोशल वर्कर्स होते हैं, उन पर पोएट क्रिटिसाइज करते हैं, उनको दोषी मानते हैं, फॉल्ट है। क्यों? क्योंकि उनसे वादा किया जाता है, यही लोग उनसे वादा करते हैं, कहते हैं कि हम आपके लिए ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, बदले में आप हमें अपना वोट दीजिए। बट वट ऐसा कुछ भी होता नहीं है। वोट मिलने के बाद इनके लिए कोई भी काम नहीं किया जाता है। ये सिर्फ प्रोमिसेस जो होते हैं वो सिर्फ झूठे प्रोमिसेस इनसे किए जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये वही बात हो गई, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। ग्रीडी गुड डोज का मतलब है ये ऐसे लोग जो प्रिटेंड करते हैं कि वो उनकी हेल्प करेंगे, उनकी मदद करेंगे, बट वो ऐसा कुछ भी नहीं करते, वो अपने प्रॉफिट के लिए बस ये काम करते हैं। ग्रीडी गुड डोज का मतलब तुम ये कह सकते हो कि वो पर्सन है विच प्रिटेंड टू हेल्प पुअर बट एक्चुअली दे एक्सप्लॉइट देम, उनको एक्सप्लॉइट करते हैं अपने फायदे के लिए। एंड बीस्ट ऑफ प्रे, बीस्ट ऑफ प्रे क्यों कहा गया है? यहाँ बीस्ट ऑफ प्रे उन ग्रीडी लोग यानी पॉलिटिशियन, सोशल वर्कर्स को कहा गया है जो इन्हें एक्सप्लॉइट, इन रूरल पीपल को एक्सप्लॉइट करते हैं अपने फायदे के लिए। साथ ही साथ इन रूरल एरिया के लोगों से झूठे वादे किए जाते हैं, आपकी लाइफस्टाइल को और ईजी बना देंगे, जिसकी मदद से हमारे ये रूरल लोग अपना काम छोड़ देते हैं करना, कि जो काम कर रहे होते हैं वो भी छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो इन्हें लेजी बना देते हैं और दिन के समय इनको सुला देते हैं। मतलब ये इतने फ्री कर देते हैं इन्हें झूठे वादे करके कि तुम्हारे साथ हम ये फायदा कर देंगे, तुम्हारे लिए हम थिएटर्स बनवा देंगे, शॉप्स खुलवा देंगे, ये सब झूठे वादे करके इनसे इतने झूठे वादे किए जाते हैं, इन्हें ये सब लगता है सच होगा, पॉसिबल हो जाएगा, जिसकी वजह से ये अपना दिन, अपना प्रोडक्टिव डे खराब कर देते हैं और दिन में सो जाते हैं, जो कि अननेचुरल है। क्योंकि हमें भी पता है दिन में लोग काम करते हैं और रात में सोते हैं, तो ऑब्वियसली ये अननेचुरल है। ये रूरल पीपल जो हैं, इन्हें ये जो प्रॉमिस किए जाते हैं, ये प्रॉमिस पे इतना डिपेंड हो जाते हैं, इस प्रॉमिसेस पे, कि ये जो है अपनी खूबियों को, एबिलिटी ऑफ वर्क को, हार्ड वर्क को खो देते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा में पोएट जो है काफी हमें सैड देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वो थक जाते हैं देख देख के कि ये जो रूरल पीपल है ये कितना बच्चों की तरह एकदम इंतजार करते हैं किसी चीज का, किस चीज का, कि कोई भी कार यहाँ से गुजरेगी, कोई ट्रैफिक यहाँ से जो गुजरेगा वो हमारी दुकान पे रुकेगा और हमसे कोई सामान खरीदेगा। उन्हें ये लगता है कि अब इनकी जो ये प्रॉब्लम है ना, ये कभी भी सॉल्व नहीं होने वाली। अकॉर्डिंग टू पोएट, ही वांट्स टू हेल्प देम, वो चाहते तो हैं उनकी मदद करना, पर वो रियलाइज करते हैं सिंपली उनको पैसे दे देना ये उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होगा। इफ ही विल हैंडल देम मनी दैट वोंट सॉल्व देयर सिस्टमैटिक इशू। अब लास्ट स्टैंजा है, लास्ट स्टैंजा को अच्छे से सुनो, फिर हमारी पोएम खत्म हो जाएगी। इट विशेस दैट ऑल द पॉवर्टी एंड सफरिंग कुड बी रिमूव्ड इन वन स्ट्रोक। कह रहे हैं जितनी भी इनकी पॉवर्टी है, गरीबी है, दुख दर्द है, इसको एक बार में ही खत्म किया जा सकता है। कैसे? इन्हें मार दिया जाए। बट फिर नेक्स्ट डे उनको ये रियलाइज होता है कि ये तो बहुत ही गलत बात है जो इन्होंने सोची। क्यों? क्योंकि वो ये अपने आप को लेकर कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैं कभी पेन में हूँ, मैं कभी स्ट्रगल कर रहा हूँ और कोई मुझे आकर बोले दैट मर जाओ, क्या वो बिल्कुल भी सही बात है? नहीं। तो पोएट भी रियलाइज करते हैं ही वॉज रॉन्ग दिस टाइम।
और लास्ट लाइन में तुम एक और चीज समझोगे, पोएट हमें कहना चाह रहे हैं कि जो तुम आओ मेरे पास और मेरा पेन खत्म करो। पोएट का दर्द क्या है? पोएट का ये दर्द है, वो क्यों सैड हो जा रहे थे, उनका ये पेन है जो रोड साइड स्टैंड के लोग हैं उनसे कोई सामान नहीं खरीदता। तो तुम लोग मेरे पास आओ और मेरा ये दर्द दूर करो। जब भी कभी ऐसे एरिया से गुजरो जहां तुम्हें रोड साइड स्टैंड दिखे तो उनसे जाके कुछ सामान खरीद लो। वर्ड्स मीनिंग देखते हैं इस पोएम की। एट अ वन स्ट्रोक का मतलब है सडनली इन अ सिंगल एक्शन। वहीं पे अगर हम बात करें सेल्फिश कार्स किसे कहा गया है, रिफर्स टू द कार ओनर्स हु स्टॉप ओनली फॉर देयर ओन नीड। उन लोगों को जो हाईवे से गुजर के जाते हैं, उस रोड साइड स्टैंड के बगल से गुजर कर जाते हैं और रुकते भी हैं तो अपने फायदे के लिए रुकते हैं, कुछ भी पूछने के लिए या फिर कंप्लेन करने के लिए इंस्टेड ऑफ सामान खरीदने के अलावा। आर्टलेस पेंट का मतलब है पुअरली पेंटेड अनप्रोफेशनल साइंस। मैरिड का मतलब MARRED पॉइल्ड है और डैमेज द ब्यूटी ऑफ द लैंडस्केप। डोल ऑफ ब्रेड का मतलब है चैरिटी और फ्री फूड। पॉलिश्ड ट्रैफिक का मतलब है सिटी पीपल इन कार्स पासिंग बाय विदाउट केयर। जो सिटी के लोग हैं, पॉलिश्ड ट्रैफिक जो बढ़िया बढ़िया गाड़ियों से जा रहे हैं उन्हीं को पॉलिश्ड ट्रैफिक कहा गया है। आउट ऑफ सॉर्ट्स का मतलब होता है एनॉयड और इरिटेटेड। कंट्री स्केल ऑफ गेन का मतलब है द स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी रूरल पीपल अर्न। तो अब हम पढ़ेंगे आंट जेनिफर टाइगर, जिसकी पोएट हैं एड्रियान रिच। तो इसमें आंट जेनिफर टाइगर में जो हमारी जेनिफर आंट हैं उनके साथ क्या होता है, वो काफ़ी ज़्यादा अप्रेशन सहती हैं, अत्याचार सहती हैं अपने हस्बैंड के द्वारा, क्योंकि वो अपनी मैरिड लाइफ में बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। क्योंकि वो बिल्कुल बेखौफ निडर होकर जीना चाहती थी, पर उनकी शादी होने के बाद उनको ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ। इवन वो बिल्कुल, उनके हस्बैंड उनको डोमिनेट करते हैं और यही सब इस पोएम में लिखा हुआ है। तो चलो यार पढ़ते हैं इस पोएम को, जल्दी से जल्दी ख़त्म करते हैं। तो आंस जेनिफर टाइगर का जब तुम पहला स्टैंजा पढ़ोगे तो पहला स्टैंजा क्या बताता है, तुम्हें ये बताता है। तो ये जो आंट है हमारी, ये जो है अपने दुख दर्द को कैसे व्यक्त करती हैं। ये एक पैनल सा होता है जिसपे लोग कढ़ाई करते हैं, तो ये कढ़ाई पे कैसे निडर बेखौफ टाइगर बनाती हैं। और ये टाइगर ये दिखाता है कि जो आंट हैं वो बिल्कुल इस टाइगर की तरह लाइफ जीना चाहती थी, लेकिन वो बिल्कुल इसके अपोजिट हैं। वो बिल्कुल ऐसी नहीं है, वो काफ़ी डरती हैं, अपने हस्बैंड से बहुत ही अत्याचार सहती हैं। ठीक है, अपनी मैरिड लाइफ से बिल्कुल ही अनहैप्पी हैं, एकदम टायर्ड हैं, थक चुकी हैं। तो देखो ये आंट जेनिफर टाइगर में था क्या, कि जो पैनल था, याद रखना पैनल क्या होता है, मतलब एक कुछ होता है उसके ऊपर एक कपड़ा लगा हुआ होता है, सर्कुलर सा होता है डिस्क शेप का, उसके ऊपर एक कपड़ा लगा हुआ होता है जिसमें लोग एम्ब्रॉयडरी कढ़ाई करते हैं, ड्राइंग वगैरह या फिर कुछ भी एक प्रकार से। और इसमें वो क्या कर रही हैं, वो सुई धागे से स्टिच कर रही हैं, क्या बना रही हैं, हमारी आंट बना रही हैं एक बहुत ही पावरफुल निडर टाइगर। क्या बना रही हैं, शी इज़ मेकिंग टाइगर्स, जो कि कैसे हो, जो कि आंट जेनिफर टाइगर्स अपने आप को उस टाइगर की तरह सोचती हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट हैं। तो क्या कह सकते हो तुम, ये कह सकते हो दैट शी इज मेकिंग पिक्चर्स ऑफ टाइगर्स दैट आर फ्री ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग। जो वो पैनल है, डिस्क है, जिसमें वो क्या कर रही हैं, ये हमारे पहला स्टैंजा है, पहले स्टैंजा में यही समझाने की कोशिश कर रहा है। ये पहली स्टैंजा में जो तुम्हें समझाया जा रहा है वो यही है कि जो हमारी आंट जेनिफर हैं वो क्या कर रही हैं, पैनल पे एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं, और एम्ब्रॉयडरी में वो क्या बना रही हैं, टाइगर को बना रही हैं। तो वो जो टाइगर है वो कैसा है, वो बहुत ही ब्रेव है, स्ट्रॉन्ग है, फुल ऑफ करेज वाला है। वहीं अगर बात करें आंट की, तो वो तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है अपनी रियल लाइफ में। और वो जो वहीं दूसरी ओर जो उनका टाइगर है वो कैसा है, वो बिल्कुल बेखौफ निडर रहता है, अपने जंगल में घूमता है। अब अगर हम स्टैंजा 2 की बात करें, सेकंड स्टैंजा में हमें ये बता रहा है पोयम के हमारे सेकंड स्टैंजा में कि जब वो एम्ब्रॉयडरी कर रही होती हैं उस दौरान उनके जो हाथ हैं वो काफ़ी कांप रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, शी इज़ अनहैप्पी। और जो उनकी वेडिंग रिंग है ना, वो एक बोझ बन गई है, एक लाइक अ हैवी वेट ऑन हर हैंड। ये कहना चाह रहा है कि वो जो शादी की अंगूठी है ना, वो उनके लिए बहुत ही दुखदायक साबित हुई, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में बिल्कुल भी खुश नहीं है। जो अपनी लाइफ में वो अचीव करना चाहती थी वो कुछ भी नहीं कर पाई। तो इस वजह से वो जो वेडिंग रिंग है वो उनके लिए एक कैसी है, भारी साबित पड़ी। वेडिंग रिंग फील्स लाइक अ हैवी वेट ऑन हर हैंड, जो कि ये दर्शाता है कि उनकी जो मैरिज लाइफ थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, उनको किसी भी प्रकार का फ्रीडम नहीं मिला और वो अब इन सब चीज़ों से थक चुकी हैं, शी इज़ टायर्ड। ये बेसिकली तुम्हारा सेकंड स्टैंजा कंप्लीट है, ये उसका एक्सप्लेनेशन ही है, तुम्हें चाहे तो तुम रीड आउट कर लेना, ठीक है ना। ये सेकंड स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन है। अब हम थर्ड स्टैंजा देखेंगे। अब तीसरे और आखिरी स्टैंजा में हमें क्या बताया जा रहा है कि जो आंट जेनिफर्स जो हैं वो अगर मर जाएंगी, उनकी मृत्यु हो जाएगी, आफ्टर शी डाइज देन ऑल्सो इट विल लुक लाइक दैट शी वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ हर मैरिज बाय द रिंग। हमारा थर्ड स्टैंजा में ये कह रहा है इवन आंट जेनिफर अगर उनकी मृत्यु भी हो जाती, इवन शी डाइज, स्टिल इट शी विल बी अंडर द कंट्रोल ऑफ हर मैरिज। क्यों? क्योंकि जो वेडिंग रिंग है ना वो अभी भी मौजूद हैं उनके हाथों में। वहीं अगर दूसरी ओर बात करें, जो टाइगर अपनी एम्ब्रॉयडरी में कर रही थी, पैनल पे कर रही थी, वो अभी भी स्ट्रॉन्ग
प्राउड और फियरलेस है। तो याद रखना इस पोयम में जो टाइगर है वो क्या रिप्रेजेंट करता था, तुम्हारी स्ट्रेंथ को, तुम्हारा करेज को, तुम्हारे इंडिपेंडेंस को और फियरलेसनेस को। ठीक है, अब इस पोयम की जो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स हैं वो देख लेते हैं। ब्राइट टोपाज का मतलब क्या होता है? ब्राइट टोपाज शाइनी येलो जेमस्टोन, जो कि क्या सिंबलाइज करते थे? विविड कलर और ब्राइटनेस को। वहीं अगर हम बात करें प्रांस, PRANCE, इसका क्या मतलब है? टू मूव अराउंड प्राउडली विद हाई स्प्रिंगी स्टेप्स। अब अगर हम बात करें चिवैल्ड्रिक का मतलब है फियरलेस। स्लीक का मतलब होता है स्मूथ या फिर शाइनी। ऑप्रेस्ड का मतलब होता है डोमिनेटेड या फिर ट्रबल्ड।